हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, विंटरफॉल सिटी की आंट लियो जो कि असल में मॉडल जीओ सेट से बिलोंग करती थी, वो एंसेटजू के सामने बहुत ही मासूम बनने का नाटक कर रही थी और साथ ही साथ वहाँ पे कोल और एंसेटजू और उनके डिसेबल्स की रक्षा करते हुए खुद को एंसेटजू की नजर में महान दिखाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बर्निकुरो उसका ये सारा नाटक समझ जाता है, इसलिए वो उसे वहाँ पे एक किक मार कर नीचे जमीन पे गिरा चुका था। और जब आंट लियो को वहाँ पे एहसास होता है कि उसका सच सबके सामने आ चुका है, तो वो वहाँ पे अपने असली रूप में आकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए एंसेटजू और उनके डिसेबल्स के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश करती है। लेकिन उससे पहले वहाँ पे स्नो बीस्ट किंग की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपने कोल्ड ऑरा का इस्तेमाल करते हुए आंट लियो को वहाँ पे बर्फ में जमा चुका था और साथ ही साथ वो वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़ते हुए एंसेटजू को हक करना चाहता था। जिस दौरान हम लोगों को जानने को मिलता है कि वो तो एंशिएंट टैलेंट सेट के एक स्पिरिचुअल पेट था जिसका असली नाम डूडू था और ऊपर से फॉरबिडन टावर के अंदर वो जिन ट्रायल्स की रक्षा कर रहा था, वो सारे के सारे ट्रायल्स किसी और के नहीं बल्कि हान चेंग के थे, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी उसने जी हुए मोटो सेट को सौंपी थी। अब जैसे हान चेंग ये सब एंसेटजू को बताता है, तो एंसेटजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर नॉर्दर्न लैंड्स की तरफ निकल चुके थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हमें फॉरबिडन टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जी वही मोटल सेट का लीडर एक डिवाइन ट्रायल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन को लगाने की कोशिश कर रहा था। सेट लीडर 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के बाद उसे फॉरबिडन टावर के इंट्रेंस गेट के ऊपर सेट कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे ईवल स्माइल करते हुए कहता है, अब वो स्नो बीस्ट किंग यहाँ पे वापिस से क्यों ना आ जाए, इस 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन के चलते वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इवन इस 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन के इस्तेमाल करते हुए हम उसे आसानी से मौत के घाट भी उतार सकते हैं। और ये कहकर सेट लीडर वहाँ पे अपने डिसेबल्स को आदेश देते हुए कहता है, चलो रेडी हो जाओ, जल्दी से फॉरबिडन टावर के इंट्रेंस गेट को खोलने की कोशिश करो। और ये कहकर सेट लीडर वहाँ पे अपने खास टायर को अपने डिसेबल की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है और अपने उस टायर को लेकर सेट लीडर वहाँ पे सभी के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है, इस खास टायर के अंदर रून पावर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग पैटर्न्स को काटा गया है और आपको यकीन नहीं होगा, इस टायर को रिफाइन करने के लिए 81 से भी ज्यादा अलग अलग एमएलई फिल्म्स का इस्तेमाल किया गया था। तो इसी से आप लोग इस टायर की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि सामने की तरफ वो डिसेबल वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर जैसे ही वहाँ पे इंट्रेंस को खोलने की कोशिश करता है, तो वहीं सेट लीडर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, ऐसे कमाल के टायर को पाने के लिए तो मैं अपनी जान तक को दांव पे लगा सकता था। लेकिन सामने की तरफ हम देखते हैं कि जब वो डिसेबल वहाँ पे इंट्रेंस गेट को खोलने के लिए थोड़ा जोर लगाता है, तो वो सो कॉल्ड पावरफुल टायर जिसकी सेट लीडर इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा था, वो सामने से मुड़ जाता है। जिसे देखा तो वहाँ पे सेट लीडर के साथ साथ सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इस टायर के साथ क्या हो गया जिसकी उनका मास्टर इतनी ज्यादा तारीफें कर रहा था। पर सेट लीडर वहाँ पे हार नहीं मानता, वो वहाँ पे अपने पास से एक एक्स को बाहर निकाल कर अपने लोगों से कहता है, जितना ज्यादा मैंने सोचा था इस इंट्रेंस गेट को खोलना उतना ज्यादा आसान भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, मेरे पास है ये वर्ल्ड शटरिंग एक्स जिसका इस्तेमाल करके हम लोग एक पूरे स्मॉल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फिर ये मामूली सा इंट्रेंस गेट क्या चीज है, मुझे पक्का यकीन है इस एक्स की एक स्ट्राइक के साथ ही ये इंट्रेंस गेट 2 हिस्सों में टूट जाएगा। पर अब हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जो देखकर सेट लीडर वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, अगर आप लोगों को मेरी बातों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा तो मैं अभी तुम लोगों को अपने इस वेपन की ताकत दिखाता हूँ। और ये कहकर सेट लीडर खुद वहाँ पे उस एक्स को उठाकर उसकी एनर्जी को अनलीश करते हुए वहाँ पे सामने की तरफ मौजूद इंट्रेंस गेट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था। लेकिन उसका निशाना वहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उसका अटैक वहाँ पे इंट्रेंस गेट को डिस्ट्रॉय करने की बजाय उल्टा वहाँ पे उसके अपने डिसेबल को मौत के घाट उतार चुका था। जो देखा तो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सेट लीडर यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सेट लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। लेकिन सेट लीडर वहाँ पे दोबारा इंट्रेंस गेट के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि स्नो बीस्ट किंग का गोल्ड ऑरा बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे उन्हीं लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा था। जो देखकर एक डिसेबल वहाँ पे घबराते हुए कहता है, स्नो बीस्ट किंग वापस आ रहा है। अपने इस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेट लीडर वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने लोगों से कहता है, जल्दी से छुप जाओ। और ये कहकर सेट लीडर जल्दी से वहाँ पे अपने लोगों को लेकर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे जाके छुप जाता है। और जब वो लोग वहाँ पे छुपकर सामने की तरफ देखते हैं, तो उन्हें स्नो बीस्ट किंग वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था, जिसके खतरनाक रूप को देखकर तो सेट लीडर भी वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पर साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहा था। इसलिए वो वहाँ पे ईवल स्माइल करते हुए कहता है, बीस्ट किंग आज तुम यहाँ पे आ तो रहे हो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि आज मेरी 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन यहाँ पे तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन सेट लीडर ईवल स्माइल करते हुए भी वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी स्नो बीस्ट किंग वहाँ पे इनके काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जो कि अभी वहाँ पे अपनी डॉग फार्म में था। स्नो बीस्ट किंग को वहाँ पे इस तरह से डॉग फार्म में देकर वो सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ये स्नो बीस्ट किंग को क्या हो गया, ये इस तरह से डॉग क्यों बना हुआ है। वह डूडू जो कि वहाँ पे इन सारी बातों से अनजान था, वो तो बस मजे से वहाँ पे बर्निकुरो के साथ खेल रहा था, जो कि वहाँ पे बर्निकुरो के साथ खेलते हुए उसके पीछे पीछे भाग रहा था, जिसके चलते सेट लीडर की नजर वहाँ पे एंसेटजू के साथ साथ बाकी सभी लोगों के ऊपर भी पड़ती
करती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है अब ये लोग कौन है? ये सभी के सभी लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं। उस बीच वाले को छोड़कर वो तो बस की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर है, लेकिन फिर भी उसको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इन सभी को लीड कर रहा है। जरूर से वो इन सभी लोगों का यंग मास्टर होगा। इसी बीच वहाँ पे कोई ऐसा तजू को आवाज देकर बुलाता है, जो सुनकर वो सेक्ट लीडर वहाँ पे खुद से अंदाजा लगाते हुए कहता है ओह तो ये इनका एंसेस्टर है। पर कोई बात नहीं, ये सभी जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो पर ये सभी भी मेरी 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन से नहीं बचने वाले। इन सभी की किस्मत खराब थी जो आज इन सभी का मुकाबला मेरी 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन के साथ होने जा रहा है। तभी हान चेंग वहाँ पे आगे बढ़कर एंसेस्टर ज़ू से कहता है यही सामने की तरफ मैंने अपने सारे टेल्स को छुपाया था और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी GUI इमॉर्टल सेट को सौंपी थी। हजारों लाखों साल गुजर गए, न जाने वो उसकी कैसे रक्षा कर रहे होंगे। अभी हान चेंग वहाँ पे ये सब कहकर उदास हो ही रहा था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे सामने पड़ी हुई लाश के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर हान चेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है वहाँ पे सामने कोई मौजूद है, कहीं उसने मेरे टेल्स को चुराने की कोशिश तो नहीं की। और ये कहकर हान चेंग भागकर जल्दी से अपने टायर वॉल की तरफ आगे बढ़ जाता है, जो देखकर ली चेंग भी उसका साथ देने के लिए वहाँ पे उसके साथ साथ जाने लगा था। हान चेंग को वहाँ पे इस तरह से घबराते हुए देखकर बर्नी क्रो कहता है ये तो अपने टायर वॉल्ट को लेकर कुछ ज्यादा ही नर्वस दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि इसके टायर्स वाकई बहुत ज्यादा खास होंगे। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर मिस चूचू वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और अंकल हान चेंग जो कि इतना ज्यादा इनोसेंट दिखाई देता है, किसने सोचा था वो भी टायर्स के लिए इतना ज्यादा पागल होगा। मिस चूचू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि निंग्यू भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे वो भी तो ट्यालन सेट का ही डिसेबल है और ट्यालन सेट के हर एक डिसेबल को अपने टायर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जैसा कि मास्टर जूजियन को था। और ये तो वैसे भी मास्टर जूजियन का डायरेक्ट डिसेबल है, तो फिर तो इसका टायर्स को लेकर पागल होना बनता है। खैर अभी वो सभी लोग वहाँ इसी तरह से हान चेंग का मजाक उड़ाते हुए ये सब कह ही रहे थे कि तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू का पाव उस 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन के ऊपर पड़ता है, जिसके चलते वो 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है। जो देखकर तो सभी लोग वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू चिल्लाते हुए एंसेस्टर ज़ू के पीछे भागकर जाने लगे थे। जबकि जैसे वो 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो वो एंसेस्टर ज़ू के साथ साथ बाकी सभी को भी टेलीपोर्ट करके एक अलग स्पेस के अंदर ले आती है। और खुद को अचानक से वहाँ पे इस तरह से टेलीपोर्ट होते हुए देखकर हान चेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है ये सब क्या हो रहा है, ये हम लोग कहाँ पे आ गए? और ये वो फॉर्मेशन तो नहीं है जो कि मैंने अपने टायर वॉल की रक्षा करने के लिए लगाई थी, और साथ ही साथ GUI इमॉर्टल सेट को भी उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पर इस लाश और इस फॉर्मेशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कोई पहले यहाँ पे आकर मेरे टैलेंट सेट वाली फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो अगर पहले से ही कोई मेरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर चुका है तो इसका मतलब है कि वो तो अपने साथ मेरे टायर्स को भी ले गया होगा। और ये कहकर हान चेंग वहाँ पे परेशान होते हुए ली चेंग से कहता है ली चेंग अब हम लोग क्या करें? जिस पे ली चेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने हमारे टैलेंट सेट के टायर्स को चुराने की हिम्मत की? एक बार बस मुझे उस पर्सन के बारे में पता चल जाए, उसके बाद मैं उसके टुकड़े टुकड़े काट दूंगा। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसका फ्लेम और खुद ब खुद ही वहाँ पे अनलीश होने लगा था। और साथ ही साथ ली चेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन स्टाफ बाहर आओ। जैसे ली चेंग वहाँ पे ड्रैगन स्टाफ को बाहर बुलाता है तो तीनों ड्रैगन हेड्स निकलकर बाहर आते हैं। पर बाहर आते साथ ही वो तीनों वहाँ पे इतने ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहे थे कि वो तीनों ही वहाँ पे सीधे नीचे जमीन पे जा गिरते हैं। और गिरते साथ ही अपने मास्टर से कहते हैं मास्टर हमें इतनी ज्यादा कमजोरी फील क्यों हो रही है? अपने ड्रैगन स्टाफ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ली चेंग वहाँ पे परेशान होते हुए उन लोगों से कहता है क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ? जिस पे वो तीनों ली चेंग को कोई जवाब दे पाते उससे पहले एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे कोल्ड टून में उन सभी को जवाब देते हुए बताते हैं कि ये सब कुछ यहाँ पे 5 एलिमेंट्स रिवर्सल फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, जिसके अंदर अभी हम लोग मौजूद है। इस फॉर्मेशन के अंदर अगर कोई भी 5 एलिमेंटल एनर्जी या फिर किसी एलिमेंटल वेपन का इस्तेमाल करता है तो ये 5 एलिमेंटल एनर्जी उस एनर्जी को रिवर्स कर देती है। अगर तुम यहाँ पे अपनी फायर एलिमेंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो ये फॉर्मेशन खुद ब खुद ही उसे रिवर्स करते हुए फ्रीज कर देगी। इवन इस फॉर्मेशन के अंदर तो वेपन्स का इस्तेमाल करना लगभग इम्पॉसिबल है, खासतौर पर एलिमेंटल वेपन्स को। उस 5 एलिमेंटल रिवर्सल फॉर्मेशन के बारे में सुनकर तो सभी लोगों की मुंह वहाँ पे खुले के खुले रह जाते हैं। और बर्नी क्रो वहाँ पे इस फॉर्मेशन की तारीफ करते हुए कहता है कितनी ज्यादा टेरिफाइंग फॉर्मेशन है। खैर इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे आइसक्रीम के एक बाउल लेकर एंसेस्टर ज़ू को देते हुए कहती है एंसेस्टर ये मेरी नई क्रिएशन है, इसका नाम है वाटरमेलन आइसक्रीम, प्लीज इसे खाकर बताइए ये आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आप लोग भी ये आइसक्रीम खाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मिस निंग्यू से वो आइसक्रीम मांग सकते हो। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि उस 5 एलिमेंट रिवर्सल फॉर्मेशन के चलते तो ड्रैगन स्टाफ के तीनों हिस्सों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन जहाँ एक तरफ सभी लोग वहाँ पे इस फॉर्मेशन को लेकर परेशान हो रहे थे तो वहीं भी चूचू की खुराफाती दिमाग में एक नया ही प्लान जन्म ले चुका था, जिसे पूरा करने के लिए वो वहाँ पे सोने के कुछ टुकड़ों को बाहर निकालती है और उसे वहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन के अंदर इंजेक्ट कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने हाथों को मलते हुए कहती है जल्दी से बड़े हो जाओ। असल में मैं चूचू वहाँ पे सोने का पेड़ उगाने की कोशिश कर रही थी, वो भी अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए। और देखते ही देखते उस फॉर्मेशन का अर्थ एलिमेंट वहाँ पे अपना कमाल दिखाते हुए सोने के पेड़ को उखा चुका था। जो देखो तुम्हें चूचू वहाँ पे एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहती है मैं अमीर हो गई, अब तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ पे अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए
हुए चारों तरफ सोने के सिक्के फेंकना शुरू कर देती है, जिसके चलते उसने वहाँ पे चारों तरफ सोने के पेड़ उगा दिए थे। वहीं सामने की तरफ मौजूद ली चंग भी वहाँ पे उस फॉर्मेशन को टेस्ट करने का डिसाइड करता है, और जैसे वो वहाँ पे अपने फायर एलिमेंट की एनर्जी को एक्टिवेट करता है तो वो रिवर्सल फॉर्मेशन वहाँ पे अपना कमाल दिखाते हुए उसके फायर एलिमेंट की एनर्जी को रिवर्स करते हुए उसे वहाँ पे फ्रीज करना शुरू कर देती है, जो देखकर ली चंग गिल्ली से वहाँ पे अपना हाथ पकड़ते हुए कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही ठंडा है। लेकिन जहाँ एक तरफ एसेटजू के सभी डिसेबल्स वहाँ पे उस फॉर्मेशन के अंदर मजे कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हानचेंग वहाँ पे उदास होते हुए कहता है अगर मैंने अपने टेस्ट की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी हुए इमॉर्टल सेट को ना सौंपी होती तो आज बेचारा ये कल्टीवेटर अभी तक जिंदा होता। और ये कहकर वो वहाँ पे खुद को ही दोष देते हुए कहता है ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हो रहा है। लेकिन तभी मिस निंग यू वहाँ पे उससे कहती है तुम गलत सोच रहे हो, खुद को दोष मत दो, क्योंकि जी वो इमॉर्टल सेट के लोगों को तुम जितना ज्यादा अच्छा समझ रहे हो असल में वो उतने ज्यादा अच्छे भी नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों साल पहले ही जी वो इमॉर्टल सेट के लोग ट्रेस चोर बन चुके थे। वहीं निंग यू की इस बात को एसेटजू आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इवन इस 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन को भी यहाँ पे जी हुए इमॉर्टल सेट के लीडर नहीं लगाया है। एसेटजू की यह बात सुनकर हानचेंग जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक खुद को दोष दे रहा था, वो अचानक से वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है क्या इसका मतलब है कि जी हुए इमॉर्टल सेट के लोगों ने मुझे धोखा दिया। हानचेंग की यह बात सुनकर एसेटजू वहाँ पे अपना स्क्रीन वाला बाउल बनने को रोक देते हुए अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर से खड़े हो जाते हैं, और जैसे वो वहाँ पे अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ पे उनकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस सो कॉल्ड पावरफुल एलिमेंटल फॉर्मेशन के अंदर क्रैक्स आने लगे थे। जबकि एसेटजू की बॉडी से तो अभी तक भी वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे देखकर एसेटजू के सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे घबराते हुए पीछे पीछे होने लगे थे। लेकिन एसेटजू वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो अपने एक और कदम आगे बढ़ा देते हैं, जिसके चलते तो वहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर और भी ज्यादा क्रैक्स आ गए थे। और जैसे जैसे एसेटजू वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन की हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। और तभी एसेटजू वहाँ पे अपना हाथ ऊपर उठाकर एक चुटकी बजाते हुए कहते हैं सी ऑफ एशिस। और जैसे ही एसेटजू वहाँ पे सी ऑफ एशिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इतनी ज्यादा तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है कि उसकी वजह से वहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर सब कुछ तबाह होना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते एसेटजू की एनर्जी वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती है कि उसने वहाँ पे एक बवंडर का रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे उस फॉर्मेशन की स्पेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। जबकि बैठ की तरफ हम देखते हैं कि सेट लीडर वहाँ पे इविल स्माइल करते हुए कह रहा था ये मेरी एंशिएंट किलिंग फॉर्मेशन है, जो कि नस्ल दर नस्ल हमारे जी वो इमॉर्टल सेट में चलते हुए आ रही है, और अगर कोई भी एक बार इस फॉर्मेशन के अंदर इंटर कर जाता है तो उसके बाद वो एक गॉड ही क्यों ना हो फिर भी वो इस फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि आज तो स्नो बीट किंग का मरना तय है, और उसके साथ साथ बेचारे वो सभी लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन सेट लीडर अभी वहाँ पे इविल स्माइल करते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से ही एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वो सेट लीडर भी वहाँ पे अपने लोगों के साथ और तब वो वहाँ से काफी पीछे जा गिरा था। इवन उस धमाके की वजह से पूरा का पूरा नॉर्दर्न लैंड्स वहाँ पे हिल के रह गया था, और ये खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट हुआ था उस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से, जो देखा तो बेचारे सेट लीडर को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बस नाम में अपना सर हिलाते हुए कह जा रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। पर ये तो हकीकत में हो चुका था, क्योंकि जब वो वहाँ पे अपने सामने की तरफ देखता है तो एसेटजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ चलते हुए उसी की तरफ आ रहे थे, जो देखकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है क्या वाकई तुम लोगों ने मेरी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया? तुमने ये सब कैसे किया? मेरी उस फॉर्मेशन को तो कोई गॉड भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, और तुम तो बस एक मामूली से की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर लग रहे हो, तो फिर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर कहाँ से आई? सच सच बताओ मुझे, कौन हो तुम? भला तुम्हारे जैसा एक की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? जरूर से तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने लोगों के साथ डर के मारे पीछे हटने लगा था कि तभी स्नो बीस्ट किंग जो कि डॉग फार्म में था वो अचानक से उनके ऊपर हमला करते हुए वापस से अपने स्नो बीस्ट वाली किंग फॉर्म में आ जाता है, जो देखकर सेट लीडर और उसके लोग वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं ये तो वापस से अपने असली रूप में आ गया, जल्दी से भागो यहाँ से। और ये कहकर सेट लीडर अपने लोगों के साथ बहुत ही तेजी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन स्नो बीस्ट किंग अपने शिकार को भला इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे उनके पीछे भागते हुए उन्हें एक एक करके खत्म करने लगा था। उसके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी आता वो उसके सर को वहाँ पे उसकी बॉडी से उखाड़ कर उसे फेंक के जा रहा था, जो देखकर तो अब जी हुए इमॉर्टल सेट के लोग वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुके थे, और बेचारे वो सभी लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने सेट लीडर को अपनी मदद करने के लिए कहने लगे थे। पर उनका सेट लीडर तो खुद वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था, और इस मौके का फायदा उठाकर स्नो बीट किंग वहाँ पे ऑलमोस्ट उसके आधे से भी ज्यादा लोगों को खा चुका था। और जैसे ही आगे बढ़कर वो वहाँ पे सेट लीडर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो सेट लीडर ऊपर हवा में उड़ता हुआ 9 स्टार अलाइंड एरोस का इस्तेमाल करते हुए स्नो बीट किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है। हालांकि उसका ये अटैक था तो बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन स्नो बीट किंग वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाते हुए उसके इस खतरनाक अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोक चुका था। लेकिन सेट लीडर जो कि वहाँ पे डर की वजह से पागल हो चुका था, वो लगातार वहाँ पे एक के बाद एक उसके
उसके ऊपर हमले किए ही जा रहा था। इवन वो तो वहाँ पे अपने खतरनाक एरोस का इस्तेमाल करते हुए एसेटजू और उनके डिसेबल्स के ऊपर भी हमला कर चुका था, लेकिन वो एरो चाहकर वहाँ पे एसेटजू या फिर उनके डिसेबल्स के साथ टकरा पाते। उससे पहले एसेटजू वहाँ पे अपनी टाइम फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बचा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे सेक्ट लीडर के साथ साथ उसका वो सो कॉल्ड पावरफुल अटैक भी वहीं पे फ्रीज हो गया था, जो देखकर वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेटजू की तरफ देखते हुए उनसे कहता है नहीं मैं गलत था, तुम कोई की रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर नहीं हो सकते, तुम तो गोड से भी ज्यादा ताकतवर हो। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से एसेटजू से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं फॉरबिडन टावर के मैकेनिज्म डोर को खोलने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि उसे खोलने का तरीका सिर्फ मैं ही जानता हूँ, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको अंदर ले जाने में मदद करूंगा और वहाँ पे मौजूद सारे के सारे ट्रेस भी आपके हवाले कर दूंगा। अब सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर हानचेंग वहाँ पे उदास होकर अपना सर झुकाते हुए कहता है तो मैं खल था, वाकई जी वो इमोर्टल सेक्ट मुझे धोखा दे रहा था। और ये कहकर हानचेंग वहाँ पे आगे बढ़कर एसेटजू से माफी मांगते हुए कहता है एसेटर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है कि मैंने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया। जिस पे एसेटजू कोल्टून में उसे वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुमने इन लोगों के ऊपर भरोसा किया, बल्कि ये इन लोगों की गलती है जो इन्होंने हमारे टैलेंट सेट को धोखा दिया। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक और चुटकी बचा देते हैं, जिसके साथ ही वो सारे के सारे एरोस वहाँ पे एक झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देखकर सेक्ट लीडर वहाँ पे घबराते हुए एसेटजू और उनके डिसेबल से कहता है तो आप सभी लोग टैलेंट सेट से बिलोंग करते हो। जिस पे एसेटजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो तो बस वहाँ पे अपने हाथ के इशारे से उसके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल और प्रेशर डालते हैं कि वो सीधा वहाँ से उड़ता हुआ नीचे जमीन पे आ गिरा था और पूरी तरह से वहाँ पे जमीन के साथ चिपक चुका था, जहाँ वो बहुत ही मुश्किल से अपना सर उठाकर एसेटजू से रहम की भीख मांगते हुए कहता है एसेटर प्लीज मेरे ऊपर रहम दिखाइए, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, मुझे तो ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था। एसेटर अगर आप मुझे माफ कर देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, पूरी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन एसेटजू से वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, जो देखकर स्नो बीट किंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसे ऊपर हवा में उछालते हुए अपने एक ही बाइट के साथ उसे वहाँ पे निकल चुका था, जो देखकर हानचेंग वहाँ पे उसके पास आते हुए कहता है डूडू बाइट की ऐसी गंदी चीजों को मत खाया करो, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अब हानचेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डूडू भी वहाँ पे उसकी बात मानते हुए सेक्ट लीडर को बाहर थूक देता है, जो कि वहाँ पे खुद को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ऊपर से एसेटजू वहाँ पे उसकी खुशी को चार चांद लगाते हुए कोर्टून में कहते हैं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जो देखकर तो वो सेक्ट लीडर जल्दी से वहाँ पे अपने घुटनों पे आकर एसेटजू का शुक्रिया अदा करने लगा था। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी आपका कुत्ता बन के रहूंगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा, अगर आपने कहा तो मैं मास्टर हानचेंग के ट्रेस की भी रक्षा करता रहूंगा। जिस पे एसेटजू आगे बढ़ते हुए कोर्टून में उससे कहते हैं रक्षा तो तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्दर्न लैंड्स का स्टोन पिलर बनकर। एसेटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सेक्ट लीडर वहाँ पे घबराते हुए कहता है क्या ये आप क्या कह रहे हैं। जिस पे एसेटजू आगे बढ़ते हुए कोर्टून में उससे कहते हैं कि तुम्हें 5 एलिमेंट से खेलने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि दो पनिशमेंट्स दे रहा हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी एक तो स्टोन पिलर बन के रहोगे, ऊपर से तुम्हारी बॉडी के ऊपर हर समय 5 एलिमेंटल एनर्जी से हमला भी होता रहेगा। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे सेक्ट लीडर की कोई भी बात सुने बगैर उसे स्टोन पिलर में ट्रांसफॉर्म कर चुके थे, जो देखकर तो बेचारा सेक्ट लीडर वहाँ पे अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए एसेटजू से कहने लगा था नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जिस पे एसेटजू कोर्टून में उसे जवाब देते हुए कहते हैं नहीं। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे एक चुटकी बचाते हुए उसकी दूसरी पनिशमेंट को भी स्टार्ट कर चुके थे, जिसके चलते अब उसे हर पल 5 एलिमेंटल एनर्जी के झटके लगने वाले थे, जहाँ सबसे पहले तो उसकी बॉडी आग में चलने लगती है, जिसके चलते वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था नहीं प्लीज मुझे बचा लो, ये बहुत ज्यादा गर्म है। पर उसके तुरंत बाद ही उसकी बॉडी वहाँ पे बर्फ में जमना शुरू हो जाती है, जिसके चलते अब वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था नहीं ये बहुत ज्यादा ठंडा है। और ये कहकर तो वो वहाँ पे एसेटजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा था प्लीज इससे अच्छा है कि तुम मुझे अभी खत्म कर दो। जिस पे एसेटजू कोर्टून में उसे जवाब देते हुए कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे एक और चुटकी बचा देते हैं, जिसके चलते अब लगातार वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर सोर्ड स्लैशेस से हमला होने लगा था, यानी क्या वो हर पल वहाँ पे मरने का भी मजा ले रहा था। इसलिए वो लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए एसेटजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ, मुझे खत्म कर दो, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन एसेटजू वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए फॉरबिडन टावर के एंट्रेंस गेट पे पहुंच चुके थे। लेकिन अंदर जाने से पहले वो वहाँ पे सेक्ट लीडर से कोल्टून में कहते हैं अगर तुम खुद को इस भयानक पनिशमेंट से बचाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करना होगा जो कि तुम्हारी जान से भी ज्यादा खास हो। अब ये तुम कर पाते हो या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे फॉरबिडन टावर के एंट्रेंस गेट को खोल देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को लेकर फॉरबिडन टावर के अंदर चले गए थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को फॉरबिडन टावर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हालांकि वो था
था तो एक टायर बोल्ट, लेकिन अंदर से दिखने में वो बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे और अजीब अजीब से पुतले पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर बर्नेकुरो वहाँ पे घबराते हुए सटजू से कहता है, बॉस ये किस तरह की अजीब सी जगह है, क्योंकि बर्नेकुरो को वहाँ पे अपने सामने बहुत सारी अजीब अजीब सी आंखें दिखाई दे रही थी, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुका था। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।